हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी में आईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम CUET से संबंधित इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। 8 डोमेन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषय 8 डोमेन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम अभी इसके पहले भूगोल का अध्ययन किए थे। अब हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। यहां हम देखेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके CUET एग्जामिनेशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम लेकर के आए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो समय न गंवाते हुए हम देखते हैं। हमने बताया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए यह CUET यह परीक्षा केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है और इसका अंतिम डेट 5 अप्रैल है। अभी जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाया है वो फॉर्म भर ले। तो आइए हम सबसे पहले प्रश्नों के तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता को किस और नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किस और नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर आपका ए है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आइए हम समझते हैं प्रश्न नंबर दूसरे को। सर जॉन मार्शल ने किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? यानी सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कब की थी? तो ऑप्शन बी सही है, सन 1924 में यह हड़प्पा की खोज की घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर हम तीसरे पे चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बहुत सारे धातु है, लेकिन सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था? तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए सही है, तांबे का। यानी तांबे धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है और लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को बंदरगाह की संज्ञा मिली है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को बंदरगाह की सभ्यता संज्ञा मिली है? तो आप सही उत्तर है आपका लोथल। चंदुआरो है भी है, लेकिन इसमें जो सही उत्तर है आपका लोथल को बंदरगाह की संज्ञा मिली है। हड़प्पा सभ्यता की सेल खेड़ी मोहरे आकार में किस प्रकार की होती थी? यानी सेल खड़ी जो मोहरे थी उसका आकार किस प्रकार का होता था? इसमें देख सकते चौकोर है, गोल है, त्रिभुजाकार है, इसमें कोई नहीं। तो ऑप्शन सी ए सही है, सॉरी ऑप्शन ए सही है, चौकोर। और इस चौकोर आकार के जो खड़ी मोहरे होती थी, उस मोहरों के नीचे भैंस, बाघ, बकरी तथा हाथी जैसे जानवरों की आकृति अंकित होती थी। यानी उसमें इन जानवरों की आकृति अंकित होती थी, जो वहां पे मोहरे थी। अरे वही मोहर जो लगाया जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? तो मातृदेवी, आयत, शिव या प्रकृति तत्व, यानी ये सभी की पूजा की जाती थी। क्योंकि खुदाई में इन सब मूर्तियों का अवशेष मिला है, तो ऐसा एक अंदाजा लगाया जाता है कि सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। स्पष्ट क्लियर यह नहीं कहा गया है कि स्पेशल इस देवता का पूजा किया जाता था। यानी मूर्तियां मिली हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी पूजा की जाती है, इसलिए यहां पे आपका सभी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में शवाधान की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? यानी शवों का अंतिम संस्कार के लिए कौन सी पद्धति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी? पूर्ण शवाधान या आंशिक शवाधान या शवदहन? यानी हम कह सकते हैं यह पूरी तरह के यह प्रचलन में थे, लेकिन जो स्पेशल जो मतलब बड़े
मतलब विकसित लोग थे, जैसे उसमें कुछ जैसे बड़े आदमी टाइप के लोग थे, उनको पिरामिडों में दफनाने की प्रथा थी। इस तरह से हम कह सकते हैं ये सभी प्रकार की जो समाधान की व्यवस्था या पद्धति थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार के आधार में किसका प्रयोग किया गया है, यानी हम कह सकते हैं स्नानागार के आधार में किसका प्रयोग किया गया, मतलब ये जो धातु दिख रहे हैं, मिट्टी, चूना, जिप्सम, चारकोल देख रहे हैं, इसमें किसका प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन सी सही है, यानी स्नानागार बनाने में इनमें जिप्सम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और समझ में आए तो शेयर कीजिए, जिससे मुझे और ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए, आपके सहयोग के लिए। तो ये हम कहते हैं रावी नदी के तट पे। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में महान स्नानागार, सार्वजनिक स्नानागार पाया गया था, यानी हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में महान स्नानागार, सार्वजनिक स्नानागार पाया गया था, तो यहां पे जो मोहनजोदाड़ो है वहां पे ये स्नानागार पाया गया, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस सभ्यता को मृतकों के टीलों के रूप में जाना जाता है, यानी इसमें किस सभ्यता में मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन डी सही है, मोहनजोदाड़ो को मृतकों के टीलों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में किलेबंदी का अभाव था, यानी जो कौन सा शहर था जो चारों तरफ से किलेबंदी नहीं थी, दुश्मनों और जानवरों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई थी, तो इसमें क्या है, जो चानुदारो है, ये जो है यहाँ पे किलेबंदी की व्यवस्थाएं नहीं थी, उसका अभाव था, यह खुला था, इसलिए सारे में किलाबंदी थी, लेकिन इसमें चानुदारों में किलाबंदी नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं हम कि हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो सोर्तुधाई यहां से सिंचाई के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल सोर्तुधाई जो अफगानिस्तान नामक स्थल से नहर द्वारा सिंचाई के अवशेष मिले हैं, नहर द्वारा सिंचाई के अवशेष मिले हैं। गुजरात में भी कुछ जगह है वहां पे भी अवशेष मिले हैं, लेकिन नहर की जो बात आई है तो अफगानिस्तान में सोर्तुधाई में यह सिंचाई के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो आपको ऑप्शन सी सही है, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था। और मैं नोट में आपको बता दूं, ओमान को गमन के नाम से जाना जाता था और बहरीन को दिलमन के नाम से जाना जाता था, और यहां पे मेसोपोटामिया में हड़प्पा के लिए मेलुहा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, 40 क्वेश्चन का संग्रह हम आपके सामने लेकर के आए हैं। मैं बताया हूं कि 50 प्रश्न आते हैं, 40 करने होते हैं, 45 मिनट का समय मिलता है, तो पूरा प्रश्न देखिए, बहुत सारे अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। हड़प्पा के लोग किस धातु के उपयोग के बारे में नहीं जानते थे, मैंने बताया था कि तांबे का प्रयोग सर्वाधिक करते थे, लेकिन यहां पे पूछ रहा है किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, तो ऑप्शन सी सही है, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट चलते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता की विशाल संरचनाओं में क्या शामिल है, हड़प्पा सभ्यता की विशाल संरचनाओं में क्या शामिल है, तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों, यानी बृहत स्नानागार और बृहत अन्नानागार। ये देखिएगा,
अन्ननगार संबंधित पूछता है तो हड़प्पा सभ्यता की एक विशाल संरचना में इसका भी नाम आता है। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृति है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृति है तो ऑप्शन ए सही है, आपका मोहर। मोहर जो है वो सबसे विशिष्ट कलाकृतियों में से एक है। नेक्स्ट चलते हैं 18वें नंबर पे कि मगध का संबंध किन राज्यों से था? मगध का संबंध किन राज्यों से था? तो ऑप्शन डी सही है, सभी, यानी हम कह सकते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु और महात्मा नंद से, यानी तीनों से संबंध था, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर हम चलते हैं 19 पे। मौर्य प्रशासन में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? जो मौर्य वंश का प्रशासन था उसमें उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो यहां पे उसको सार्थ कहा जाता था। उसको नहीं, सॉरी सार्थ नहीं कहा जाता था, उसको अमात्य कहा जाता। ऑप्शन ए आपका सही है, अमात्य कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए हैं? आप देखेंगे कि एक स्तंभ होता है और यहां पे आप शेर दिखते हैं, यहां पे तो यहां नीचे सत्यमेव जयते शब्द भी लिखा हुआ होता है। तो कितने शेर, यानी कितने शेर उसमें बनाए गए हैं? 1 2 3 4 जो भी आप बताएंगे, ये हम कह सकते हैं इसमें 4 शेर बनाए गए थे। ऑप्शन डी। दिखता आपको 3 है, एक सामने का, एक इधर का, एक इधर का। पीछे वाला शेर दिखता नहीं है, इसलिए कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कि जिनको अभाव होगा जानकारी का, तो 4 शेर बनाए गए हैं। इसके नीचे एक गोल आकार है जिस पर हाथी, घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। ये भी एक ऑप्शन में पूछ सकता है। इसके नीचे जो गोल आधार है उसमें क्या बनाया गया था? तो हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह इसमें बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं कि सोने के सिक्के किन शासकों के द्वारा शुरू किए गए थे? यानी सोने के जिस सिक्के थे वो किस शासक के द्वारा शुरू किए गए? तो ऑप्शन बी सही है, कुषाण शासक के द्वारा सोने के सिक्के शुरू किए गए थे। सोने के सिक्के शुरू किए गए। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महापधवा नंद जी थे। ऑप्शन सी सही है, नंद वंश के अंतिम शासक यही थे। नेक्स्ट चलते हैं हम, मौर्य साम्राज्य की कुल कितनी महत्वपूर्ण इकाइयां थी? मौर्य साम्राज्य की कुल कितनी महत्वपूर्ण इकाइयां थी? तो ऑप्शन ए सही है, 5 इकाइयां थी। और यहां पे 5 इकाइयों का हमने नाम लिख दिया है, जैसे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, तौशाली और सुवर्णगिरी और उज्जैनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 5 जो महत्वपूर्ण इकाइयां आपका ये था। नेक्स्ट चलते हैं, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो यूनानी राजदूत थे। मेगास्थनीज कौन थे? तो यूनानी यह राजदूत थे मेगास्थनीज। नेक्स्ट चलते हैं कि मौर्य काल में गूढ़ पुरुष शब्द से क्या तात्पर्य था? तो इसका जो गूढ़ पुरुष से जो तात्पर्य था वो गुप्तचर से था, गुप्तचर से। ऑप्शन बी सही है। अगर आप अच्छा लग रहा हो वीडियो तो इसको लाइक्स और सब्सक्राइब करें और भी ऊर्जा के साथ मैं काम करूं। अमर काल में गूढ़ पुरुष शब्द से क्या तात्पर्य था? तो हम कह सकते हैं गुप्तचर। जो एरियन ने गूढ़ पुरुषों को, गुप्तचरों को ओवरसियर नाम से संबोधित किया, यानी ये भी एक शब्द आ जाता है गूढ़ पुरुषों के लिए, ओवरसियर नाम से भी इसका संबोधन किया गया था। एरियन ने इसका संबोधन किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए अशोक ने किस प्रकार के प्रयास किया? राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए
अशोक ने किस प्रकार से प्रयास किया? तो यहां पे देखें, राजनीतिक एकीकरण का प्रयास, धार्मिक सहिष्णुता, भाषा एवं लिपि का प्रयोग, हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन आपका डी सही है, उपर्युक्त सभी। 26 नंबर पे हम चलते हैं। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किसकी नियुक्ति की थी? अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किसकी नियुक्ति की थी? तो ऑप्शन सी सही है, धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर पे हम। सर्वप्रथम ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि का अर्थ निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया था? खरोष्ठी तथा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा निकाला गया था? तो ऑप्शन आपका बी सही है, जेम्स प्रिसेप। ऑप्शन बी सही है, जेम्स प्रिसेप के द्वारा यह लिपि निकाला गया था। नेक्स्ट चलते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा में किसने प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण किया था? समुद्रगुप्त की प्रशंसा में किसने प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण किया था? तो हरिसेन ने। ऑप्शन बी सही है, हरिसेन ने यह प्रशस्ति का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 30, व्यापारियों और शिल्पकारों के संघों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए सही है, श्रेणी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता। श्रेणियां यानी गिल्ड मूलतः शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को कहा जाता था, यानी गिल्ड के भी नाम से, यानी शिल्पकारों और व्यापारियों को श्रेणियां या गिल्ड के नाम से उन्हें पुकारा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं हम। अशोक के अभिलेख किन भाषाओं में लिखे गए थे? अशोक जी के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? यहां पे हम देख सकते हैं कि पाली, प्राकृत और ग्रीक, पाली, संस्कृत और ग्रीक, और प्राकृत और अरामिक और ग्रीक। तो ऑप्शन सी सही है, इसमें लिखे गए थे आपका प्राकृत और अरामिक और ग्रीक। थोड़ा सा देखिएगा, टफ है, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। प्राकृत और अरामिक और ग्रीक भाषा में ये लिखे गए थे अशोक के अभिलेख। ऑप्शन सी सही है। हम चलते हैं कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्र थी? प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्र थी? तो यहां पे हम चंद्रगुप्त द्वितीय की, ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। नेक्स्ट चलते हैं हम। जो एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1988 में एपिग्राफिका इंडिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। किस वर्ष पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कराया? हस्तिनापुर गांव का उत्खनन कराया 1950-51 में। 1950-51 में ऑप्शन ए आपका सही है, उत्खनन कराया था। नेक्स्ट, स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? तो 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। 8 का नाम ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। ये 8 प्रकार के विवाहों का यहां पे वर्णन किया गया है। किसमें? स्मृति ग्रंथों में। एक पूछ सकता है कि ये 8 प्रकार के विवाहों का जो चर्चा किस ग्रंथ में किया गया है? तो स्मृति ग्रंथों में किया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस सूक्त से वर्ण व्यवस्था का पता चलता है? ऋग्वेद के किस सूक्त से वर्ण व्यवस्था का पता चलता है? तो पुरुष सूक्त। ऑप्शन डी सही है, पुरुष सूक्त से इसका वर्ण व्यवस्था का पता चलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। यानी हम कह सकते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण की
उल्लेख मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 36, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है महात्मा गौतम बुद्ध के। तो ऑप्शन ए सही है। महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा गौतम बुद्ध के अंतिम यात्रा का वर्णन आपको मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, काल सम्राटों के अधीन कुर्रम, कुर्रम क्या है? यानी हम कह सकते हैं जो काल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? तो हम कह सकते हैं कुछ ग्रामों का समूह को कुर्रम कहा जाता था। कुछ गांवों के समूह को कुर्रम कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, दारा शिकोह को मुल्हिद किसने कहा था? दारा शिकोह को मुल्हिद किसने कहा था? तो ऑप्शन ए सही है, औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां के, ये औरंगजेब शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिसमें औरंगजेब भी एक पुत्र है। औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श, ये जो है, ये जो 2, ये 3, ये चारों किनके पुत्र थे? ये शाहजहां के पुत्र थे। और औरंगजेब ने दारा शिकोह को काट करके दिल्ली में ऐसे ही टांग दिया था, अपने भाई की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट चलते हैं हम, महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? महावीर स्वामी जी ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? तो अर्ध मगधी में। किसमें? अर्ध मगधी में महावीर स्वामी ने वचन दिया था। ये 24वें, ये महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। उन्होंने अपना जो प्रवचन है वो अर्ध मागधी में दिया था। नेक्स्ट चलते हैं हम 39 पे, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहां है? तो खजुराहो में है। कहां पे है ये? खजुराहो में। तो पूछता खजुराहो कहां है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मध्य प्रदेश मंदिर समूह के लिए अति प्रसिद्ध है। खजुराहो यानी मध्य प्रदेश में है और मंदिर जो समूह के लिए अति यह प्रसिद्ध है। अकबर ने फरचंद, फरचंद की उपाधि किसे दी? राजा मान सिंह को फरचंद की उपाधि दी। इस प्रकार यह अंतिम क्वेश्चन था। और नेक्स्ट हम जो पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स यानी राजनीति शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे। पुनः ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इसके बाद लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।